आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था 2014 से ही पाकिस्तान, चाइना के साथ भी ऐसे किया था, लेकिन जब आप सक्सेस स्टोरी या अपने नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, मालदीव्स ये भी आते हैं और यहाँ पर कटाक्ष है। अगर आप बात करें तो इसके लिए सुधार उसमें उनकी अंदरूनी राजनीति महत्वपूर्ण है। भारत और उन देशों का संबंधों से ज़्यादा उनका इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है। जी, विदेशी मीडिया जो है वो हमेशा कहती है कि मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। वो इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी कहती है अ स्ट्रॉन्ग मोदी मीन्स डेमोक्रेसी स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब लोकतंत्र के लिए खतरा है अगर मोदी जी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन भारत में कुछ और ही है। वही रेटिंग्स, वही एजेंसीज कहते हैं कि लोग जो हैं वो खुश हैं कि मोदी जी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो उन्हीं के रेटिंग्स ये कहते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात है कि उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उनके इस कंक्लूजन पर आने का आधार क्या है, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जिस देश में 6 लाख पंचायतें चुने हुए लोगों से चलती हो, दुनिया में कोई देश ऐसा है कि जहाँ 6 लाख पंचायतें और नियमित रूप से चुनाव जहाँ होते हैं, इतने राज्य, अनेक पार्टियों की सरकार है। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कहीं सत्ता में ना हो। तो ये सब होने के बावजूद अगर ये कहना कि सर्वसत्ताधीश कोई बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता है उनको जानकारियों का अभाव है। दूसरा, अगर मोदी सर्वसत्ताधीश के रूप में रहता तो G20 में मेरे अगल बगल में ही कर रहा है। मैंने तो राज्यों के पास, क्योंकि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ये हमारा। मोदी जी, मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसकी दुनिया में गुंज कर रहा हूँ, तो उनको क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हाँ, एक सवाल था, यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो भारत के जो वहाँ पर छात्र थे उन्हें सुरक्षित रूप से वापस भारत लाया गया। ये एक दिल हिलाने वाला किस्सा था। इसमें आपने हॉस्टिलिटीज़ रोकने के लिए पर्सनल हस्तक्षेप किया था, पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, यूक्रेन की चर्चा जरा ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं 14 से लेकर ऐसी कई घटनाएं हैं। अगर आपने एक सुषमा स्वराज जी का एक इंटरव्यू है, आप देखिए कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोगों को लाए, और सऊदी किंग के साथ मैंने बात करके उनसे कहा, भाई मुझे वहाँ यमन से लोगों को लाना है, तो आपका बॉम्बार्डिंग चल रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, मुझे कैसे मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ समझ दीजिए मुझे। और सुषमा जी ने अपने इंटरव्यू में सारी चीज़ें कही हुई है। भारत की रिक्वेस्ट पर एक पीरियड रहता था जिस पीरियड में बॉम्बार्डिंग नहीं होता था, और उस समय हम हवाई जहाज में हमारे लोगों को निकालते। यमन से करीब 5000 लोगों को हम लाए थे। उसी प्रकार से यूक्रेन में मेरा यूक्रेन से भी इतना ही घनिष्ठ नेता है, मेरा रशिया से भी इतना ही घनिष्ठ नाता रहा है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूँ कि युद्ध का समय नहीं है। मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूँ पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए, और इसके कारण मेरी क्रेडिबिलिटी है। और जब मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग, हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए, और मैं आप क्या व्यवस्था कर सकते हो, फिर मैंने बताया मैंने इतनी व्यवस्था की है, आप इतना मेरी मदद कीजिए। उन्होंने मदद की, और भारत के तिरंगे की ताकत इतनी थी कि विदेशी व्यक्ति की भी भारत का तिरंगा हाथ में रखता था तो उसके लिए जगह मिल जाती थी। तो मेरा तिरंगा ही मेरी गारंटी बन गया था। मोदी जी, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे वापस आती हूँ। एक सवाल है,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है इसके सुधार में तो वो कर सकते हैं। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती हैं, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है। और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3,000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3,000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3,000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। अगर पूरे जोड़े जाएं तो हाँ, मैं ये 16 कंपनी जिसका
ईडी सीबीआई कोई ना कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला। 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम वर्क करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है।